हेलो व्यूवर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय समास और उसके भेद को उदाहरण सहित जानेंगे। तो पहले हम समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो छोटा और नया शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास रचना में दो शब्द होते हैं जिसमें पहला पद अर्थात जो पहला शब्द होता है उसे पूर्व पद और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद और दोनों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। उदाहरण रसोई घर, रसोई घर। तो यहाँ रसोई शब्द पूर्व पद है, घर उत्तर पद और दोनों के मेल से जो शब्द बना है रसोई घर वह समस्त पद है। यज्ञ पूर्व पद, शाला उत्तर पद और दोनों के मेल से जो शब्द यज्ञशाला बना है वह समस्त पद है। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी है कि समास में विभक्ति या शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे हिम के लिए आलय, तो यहाँ के लिए एक विभक्ति चिन्ह है। तो जब हम हिम और आलय दोनों शब्दों का मेल करेंगे तो जो हमें नया शब्द जो समस्त पद जो यहाँ हमें मिलेगा वो होगा हिमालय। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो पहले हम अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तार से जानेंगे। अव्यय अर्थात वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अव्ययी भाव समास का पूर्व पद अर्थात पहला शब्द अव्ययी और प्रधान होता है। इसका समस्त पद भी अव्ययी होता है। तो अब मैं आपको बताऊंगी इसे पहचानने का आसान तरीका। जिन शब्दों में पूर्व पद अर्थात पहला पद आ, अन, अनु, उप, ब, बा, बे, यथा, भर, नी, प्रति, स और सा आए तो वहां अव्ययी भाव समास ही होगा। जैसे आजीवन, अनजान, बेखबर, यथाशक्ति, निडर, प्रतिदिन, सपरिवार। इसके अलावा शब्दों की आवृत्ति या पुनरुक्ति होने पर भी अव्ययी भाव समास होता है, अर्थात जहां कहीं सेम वर्ड्स के रिपीटिशन हो तो वहां अव्ययी भाव समास ही होता है। जैसे गली गली, साफ साफ, रातों रात, दिनों दिन। इसके अलावा कभी कभी निरर्थक पद अर्थात मीनिंगलेस वर्ड्स के कॉम्बिनेशन भी अव्ययी भाव समास ही होते हैं। जैसे चाय वाय, मिठाई विठाई। तो अब हम समास का जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास उसके बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात जो दूसरा पद होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है और जब दोनों पदों का अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद का मेल होता है तब दोनों के बीच से कारक के विभक्ति चिन्ह मिट जाते हैं। तो यहाँ कौन कौन से विभक्ति चिन्ह मिटते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे को, से, द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर। यहाँ एक और बात ध्यान देने योग्य यह है कि यहाँ कर्ता का जो विभक्ति चिन्ह है ने और संबोधन कारक का जो विभक्ति चिन्ह है हे अरे वो सिर्फ यहाँ नहीं आएंगे। जैसे ग्राम को गत, तो यहाँ को का लोप हो जाएगा और इससे शब्द बनेगा ग्रामगत। हस्त से लिखित, यहाँ से का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा हस्तलिखित। रसोई के लिए घर, यहाँ के लिए का लोप हो जाएगा और शब्द बनेगा रसोई घर। ऐसे ही राजा का कुमार में का, पर के अधीन में के, देश की भक्ति में की, ध्यान में मग्न का में और घोड़े पर सवार का पर, इन सारे विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाएगा। तो इसे रखकर हम आसानी से
तत्पुरुष समास को पहचान सकते हैं। तो अब हम समास का जो तीसरा भेद है कर्मधारय समास, उसके बारे में जानेंगे। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है और यहाँ दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। इसके अलावा इसे पहचानने का आसान ट्रिक ये है कि जब हम समस्त पद का विग्रह करेंगे तो वहाँ है जो या के समान या रूपी आए तो वहाँ कर्मधारय समास ही होगा। तो अब हम इसे उदाहरण सहित देखेंगे। विशेषण विशेष्य और विग्रह। काली मिर्च, तो यहाँ काली शब्द जो है वो एक विशेषण है और मिर्च विशेष्य है। तो जब हम इनका विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? काली है जो मिर्च। तो यहाँ है जो शब्द आया है तो यह कर्मधारय समास है। नील गगन, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो नीला है जो गगन, तो यहाँ है जो शब्द आया है तो यह कर्मधारय समास ही होगा। तो अब हम उपमान और उपमेय के बारे में जान लेते हैं। उपमान अर्थात जिससे तुलना की जाती है, उपमेय अर्थात जिसकी तुलना की जाती है। तो पूर्व पद यदि उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो तो जब समस्त पद का हम विग्रह करेंगे तो दोनों के बीच में के समान शब्द आएगा। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। मृग नयन, मृग के समान नयन। वैसे ही उपमेय यदि पूर्व पद होगा और उपमान उत्तर पद हो तो दोनों का विग्रह करने पर हमें दोनों पदों के बीच में रूपी शब्द मिलेगा। जैसे विद्याधन, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो हमें मिलेगा विद्या रूपी धन। वचनामृत, दोनों का जब विग्रह होगा तो बीच में रूपी शब्द आएगा। तो अब हम समास का जो चौथा भेद है द्विगु समास, उसके बारे में जानेंगे। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। इसके अतिरिक्त यह समूहवाची भी होता है। इसे पहचानने का आसान तरीका ये है कि द्विगु समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद संख्यावाची होगा अर्थात नंबर्स में होगा और उत्तर पद अर्थात जो दूसरा पद होगा वह विशेष्य अर्थात नाउन शब्द होगा। इसके अलावा एक और आसान तरीका ये है कि समास विग्रह करने पर यदि समूह या समाहार शब्द अंत में आए तो वह द्विगु समास ही होगा। जैसे समस्त पद दोपहर, तो यहाँ दो संख्यावाची शब्द है और इनका विग्रह करने पर दो पहरों का समाहार, तो यहाँ अंत में समाहार शब्द आ रहा है। वैसे ही चतुर्भुज, चतुर संख्यावाची है और इनका विग्रह करने पर चार भुजाओं का समूह आ रहा है। त्रिवेणी, त्रि शब्द संख्यावाची है और विग्रह करने पर तीन वेणियों का समाहार। पंजाब, तो यहाँ पंच संख्यावाची शब्द है, विग्रह करने पर पांच आबों का समाहार। नौरत्न, नौ संख्यावाची शब्द है और विग्रह करने पर नौ रत्नों का समाहार हो रहा है। तो यहाँ अंत में जब समूह या समाहार शब्द आए तो यह द्विगु समास ही होगा। तो अब हम समास का जो पांचवा भेद है द्वंद्व समास, उसके बारे में जानेंगे। द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं अर्थात दोनों पद समान स्तर के होते हैं और इसे पहचानने का आसान ट्रिक ये है कि जिस समस्त पद में समयोजक चिन्ह अर्थात डैश लगा रहता है और विग्रह करने पर अर्थात उन दोनों पदों को अलग अलग करने पर और अथवा या एवं का प्रयोग हो तो वहां द्वंद्व समास ही होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि प्रायः द्वंद्व समास में जो शब्द यहाँ आते हैं वे एक दूसरे के विलोम ही होते हैं। जैसे समस्त पद माता पिता, अमीर गरीब, ऋषि मुनि, पाप पुण्य,
भला बुरा, थोड़ा बहुत। तो यहाँ आप ध्यान देंगे तो समस्त पद में दोनों पदों के बीच में यहाँ समयोजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इनका विग्रह करने पर माता और पिता, अमीर और गरीब, ऋषि और मुनि, पाप या पुण्य, भला या बुरा, थोड़ा या बहुत, तो इनका विग्रह करने पर बीच में और या जैसे शब्द आए हैं तो यहाँ द्वंद्व समास ही होगा। तो अब हम समास का जो आखिरी भेद है बहुब्रीहि समास, इसे विस्तार से जानेंगे। इस समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं और दोनों पदों को मिलाकर जो तीसरा पद बनता है वही प्रधान होता है। इसके अलावा बहुब्रीहि समास में वस्तुओं का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है। अब मैं आपको इसे पहचानने का आसान ट्रिक बताती हूँ। जब समस्त पद का विग्रह किया जाए और उसके अंत में वाला, जिसका, जिसके, जिसकी जैसे शब्द आए तो वहां बहुब्रीहि समास ही होगा। जैसे समस्त पद दशानन, तो यहाँ इसका जब हम विग्रह करेंगे तो ये होगा 10 आनन हैं जिसके, तो यहाँ जिसके शब्द आया है और यहाँ ये किसके बारे में बता रहा है? रावण के बारे में। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, तो यहाँ अंत में वाला शब्द आया है और ये किसके बारे में बता रहा है? श्री कृष्ण के बारे में। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अंत में जिसका आया है और ये किसके बारे में बता रहा है? शिव के बारे में। अंशु माली, अंशु है माली जिसकी, तो यहाँ अंत में जिसकी शब्द आया है और ये किसके बारे में बता रहा है? सूर्य के बारे में। तो यहाँ एक और बात जो ध्यान देने योग्य ये है कि यहाँ नीलकंठ शब्द कर्मधारय समास में भी होगा और बहुब्रीहि समास में भी। तो दोनों में डिफरेंस कैसे किया जाए? यहाँ कर्मधारय समास में जब हम उसका विग्रह करेंगे तो वो होगा नीला है जो कंठ, तो यहाँ है जो आया है तो वह कर्मधारय समास होगा और बहुब्रीहि समास में नीला कंठ है जिसका, तो यहाँ जिसका शब्द आया है तो यह बहुब्रीहि समास होगा। वैसे ही महान है जो आत्मा, तो यहाँ है जो शब्द आया है तो ये कर्मधारय समास होगा और वहीं महात्मा का जब हम विग्रह करेंगे तो ये शब्द जो बनता है महान है जिसकी आत्मा, तो यहाँ जिसकी शब्द आया है और वो किसके बारे में बता रहा है? महात्मा गांधी जी के बारे में बता रहा है, तो यह बहुब्रीहि समास ही होगा। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स बॉक्स में भी डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।